नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एके सोलर साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज्वलंत विषय लेके आई हूँ जो वास्तव में अभी तक विवादास्पद विषय है। केंद्र और राज्यों के बीच में एक ऐसा विषय जो अभी तक समस्या और विवाद के विषय में चलता है। ये विषय है भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय संविधान विश्व के दूसरे संविधानों के महत्वपूर्ण स्रोतों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। ऐसा संविधान अद्वितीय संविधान है। कई लोग इसे उधार का थैला भी कहते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गलत है। लेकिन आज हम जिस प्रश्न पे विचार करने वाले हैं वो कहता है कि क्या भारतीय संविधान संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य के बीच में बराबर शक्तियों का विभाजन हुआ है या फिर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। प्रोफेसर वेयर के मतानुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। अर्धसंघीय मतलब इसमें संघात्मक व्यवस्था है वो आधी है, अर्धसंघीय है। लेकिन डॉक्टर जैनिंग ने के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, यानी कि इसमें एकात्मक केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाकर एकात्मक इसे बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। एक परिसंघात्मक संविधान और दूसरा है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है। जैसे केंद्र में अगर हम सभी शक्तियों को सौंप दे तो केंद्र एकात्मक शक्तियों का अधिकारी हो जाएगा। इसके विपरीत परिसंघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों को केंद्र एवं राज्य में विभाजित किया जाता है। आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, परिसंघात्मक जो संविधान है ये हमने संघात्मक विशेषता हमारी अमेरिका से आई थी, और इस परिसंघात्मक या संघात्मक संविधान की विशेषता होती है कि इसमें शक्तियां जो होती है वो केंद्र और राज्य दो में विभाजित होती है, और दोनों में विभाजित दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। लेकिन कुछ समय बाद ये विचार उठने लगा, क्या हमारा भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है के बारे में विधि शास्त्रियों से में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था इसमें विद्यमान है। किंतु कुछ संविधान वेताओं को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है, जिनमें प्रमुख हैं प्रोफेसर वेयर और प्रोफेसर जैनिंग। मैं दोनों के विचार आपको बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहराती हूं। प्रोफेसर वेयर के अनुसार परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है। यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हो, ना कि एक दूसरे के विरोधी। एक संघात्मक संविधान के समानता जो लक्षण होते हैं वो उसमें कुछ लक्षणों का होना आवश्यक है, जैसे दो सरकारें, केंद्र और राज्यों में अलग अलग शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और न्यायालय का प्राधिकार। लेकिन वो मानते हैं कि शायद भारतीय जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। अगर मैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों पर विचार करूं तो सबसे पहला जो लक्षण हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे कठोर और लिखित संविधान है। दूसरी व्यवस्था यहाँ पे दोहरी सरकार है। आप देखेंगे कि केंद्र स्तर पे केंद्रीय सरकार आती है और राज्य स्तरों पर राज्य सरकारें काम करती है, तो दोहरी सरकारें यहाँ पे विद्यमान है। तीसरी हमारे जो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण की विशेषता है वो है सर्वोच्च संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य और केंद्र में शक्तियों को विभाजित किया गया है। चौथी हमारे संविधान जो संघात्मक लक्षण की विशेषता है वो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। आपको पता है कि जो केंद्र में जब संसद दो भागों में विभाजित है, जिसके दो सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। लोकसभा जहां जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता के चुने हुए लोग वहां पे आते हैं, वहीं राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और राज्यों के राज्य के वहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्थापिका संघात्मक संविधान के जो लक्षण को प्रकट करती है। जो
छठी सबसे बड़ी विशेषता संघात्मक की वो है संघीय उपबंधों के संशोधन में आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की व्यवस्था। यानी कि अगर कोई बड़ा जो है संविधान में संशोधन करना होगा, कोई भी संवैधानिक संशोधन के लिए आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई भी केंद्र सरकार अपने मन से संविधान में चेंजेस बदलाव नहीं कर सकती। तो ये कुछ 6 ऐसे उदाहरण थे, 6 ऐसी बातें थी जो भारतीय संविधान को संघात्मक लक्षण या संघात्मक जो है कहने पर क्या बनाती हैं। दूसरी हमें ये भी जानना चाहिए कि एकात्मक जो संविधान है, एकात्मकता के हमारे संविधान में कौन कौन से लक्षण हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकात्मक संविधान के लक्षणों में जिसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। पहला है राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन की संघीय संसद की शक्ति है। यानी कि संसद की जो शक्ति है वो उसमें सर्वोच्च है। तो अगर कोई राज्य का नाम रखना होगा या नए राज्य का निर्माण करना होगा या सीमा निर्धारित हो रही है, उसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिली है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो एकात्मक लक्षण को प्रकट करती है वो है एकही नागरिकता। एकही नागरिकता मतलब देश के किसी भी कोने में जन्मा जो बच्चा है वो भारतीय, उसे एक ही नागरिकता मिलेगी, वो है भारतीय नागरिकता। तो राज्यों की अलग से कोई नागरिकता का यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी एकात्मक लक्षण को प्रकट करती है विशेषता वो है केंद्र को प्राप्त अवशिष्ट शक्तियां। तो केंद्र सरकार को जो अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है वो भी केंद्र के पास है, राज्यों को नहीं है। तो ये एकात्मक लक्षण प्रकट करती है। चौथी विशेषता, राज्यसभा के जो प्रस्ताव से राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को मिल जाता है। कभी किसी परिस्थिति में जब राज्यसभा ये प्रस्ताव कहे कि राज्य सूची का ये विषय जो है सार्वजनिक विषय का है और इस पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार उसको मिल जाता है, जिसके कारण केंद्र की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा पांचवी जो एकात्मक लक्षण को प्रकट करती हुई विशेषता है वो है आपातकाल में संघीय ढांचे के स्थगन की व्यवस्था। कि जब आपातकाल की स्थिति, मैंने आपको कल भी इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और ये शक्ति जब वहाँ पे किसी राज्य में लगा दी जाती है, किसी भी धारा के अंदर लगाई हो, 360 के अंदर लगाई हो या 356 के अंदर लगाई हो, तो वो उस राज्य पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य से हटकर राष्ट्र के बल्कि केंद्र के पास आ जाता है। और ऐसे में जो संघीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है वो आहत हो जाती है। तो एकात्मक लक्षण को ये प्रकट करती है। छठी सबसे बड़ी विशेषता एकात्मक लक्षण की है कि 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों के वितरण में राज्य की तुलना में केंद्र पर जो है केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, ये विचार भी आते हैं। इसके अलावा 7वीं विशेषता आती है राज्यों के निर्देश देने के जो केंद्रीय शक्ति, कि केंद्र जो है वो राज्यों को समय समय पर निर्देशित कर सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो सबसे प्रथम व्यक्ति है वो राज्यपाल की जो है नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है और एक तरह से यह केंद्र सरकार के जो है एजेंट के रूप में काम करता है उस राज्य को नियंत्रित करने के लिए। तो कोई भी राज्य सरकारें जो कानून बनाती हैं वो राज्यपाल से जो है उस बिल पे साइन होते हैं। लेकिन राज्यपाल जो है कई विवादास्पद स्थिति ऐसी होती है कि राज्यपाल जो है अपने निर्णय जो है केंद्र की सहमति से लेता है और कई विवादों की स्थिति में राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है, जो एकात्मक लक्षण को प्रकट करता है। 9वीं सबसे बड़ी विशेषता की अगर हम एकात्मक लक्षण की बात करें तो इसमें एकल न्याय व्यवस्था है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके बाद राज्य स्तर पर जो है हाई कोर्ट इनकी उच्च न्यायालय होते हैं। तो एकल न्याय व्यवस्था होने के कारण भी एकात्मक लक्षण प्रकट होता है। इसके अलावा 10वीं हमारी जो एकात्मक लक्षण की विशेषता है वो है केंद्रीय योजना आयोग द्वारा सारे देश के लिए योजना तैयार होती है। तो केंद्रीय योजना आयोग में जो केंद्र का अधिकार होता है, केंद्र जो है निर्णय लेती है और वह पूरे देश में लागू होती है, जो यह बताता है, यह दर्शाता है कि देश में केंद्र को अधिक शक्ति दे दी गई है, जो एकात्मक लक्षण को प्रकट करती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि कई नियुक्तियां, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्तियां होती है, IAS, IPS, ये नियुक्तियां भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं, जो एकात्मक लक्ष्य देश के जो संविधान है उसको प्रकट करती है। क्योंकि
क्योंकि इनका जो ट्रांसफ़र होते हैं, इनका जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है और ये जो है कहीं ना कहीं एकात्मक लक्षण जो है से प्रकट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि केंद्रीय सहायता अनुदान भी के जो शक्ति है वो केंद्र के पास है। 13वीं जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है राज्यों को उपलब्ध जो अल्प साधन, कितने साधन राज्य को जो केंद्र देगा, ये इसमें जो है केंद्र की जो निर्णय होते हैं वो मुख्य होते हैं। तो ये जो है एकात्मक लक्षण को प्रकट करता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय दलों की जो प्रभुता की दशा में पार्टी का जो केंद्रीय अनुशासन है वो कुछ समय पहले तक, जैसे कांग्रेस के पास काफ़ी दिनों सालों तक वो दलीय प्रभुत्व था, तो वो भी जो है एकात्मक लक्षण को जो है प्रकट करने में काफ़ी जो है कारगर रहा। और इसके अलावा CAG द्वारा जो राज्यों का जो लेखा परीक्षण होता है वो भी एकात्मक संविधान और शक्तियाँ जो है एकात्मक संविधान की ओर जो है निर्देशित करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की अनुच्छेद जो 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर दे कि राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 मैं पहले बता चुकी हूँ कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र है सीमाओं का नामों में बदलने की जो शक्ति है वो संसद के पास ही है। 352 और 356 का मैं पहले को बता चुकी हूँ कि इसमें आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र को मिली हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद केंद्र के पास उस राज्य से संबंधित सारे अधिकार आ जाते हैं। इसके अलावा आपको बताया राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के पद पर्यंत यानी कि अपना पद धारण करते हैं और राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता, ये भी सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जेनिंग ने जो विचार दिया था कि यहाँ पर जो ऐसा ये भारतीय संविधान एक इसमें भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट होता है। और इसके अलावा कई जो है न्यायालय के अंदर जैसे SR बोमई बनाम भारत सरकार 1994 सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक केस आया था, जिसके मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत न्यायाधीशों का यह अभिमत था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का मूल ढांचा भी है। तो कहीं उन्होंने जो है संघवात्मक संविधान की जो विशेषता को उन्होंने प्रकट किया था और यह केस बड़ा ही जो है फेमस केस था। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध परिसंघीय है, विशुद्ध मतलब पूरी तरह से संघात्मक है, और ना ही विशुद्ध एकात्मक है, यानी कि पूरी तरह से एकात्मक भी नहीं है, बल्कि यह दोनों का एक मिश्रण है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को दोनों का मिश्रण है और ये अपने आप में एक अनोखा परिसंघ है। यह इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का जो हित है वो ही सर्वोपरि है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।